हेलो बच्चों, ये आपके लिए ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में भी कुछ क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट है और वो सारे क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जब आप कभी एग्ज़ाम के लिए जाएँ तो आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये वीडियो देखिए और आप इन्हीं को पढ़ के, इन्हीं को एक्सरसाइज करके एग्ज़ाम देने चले जाइए। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में बांटा गया है। जो अपनी पृथ्वी है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, जो उसका पहला हिस्सा है जो 34 किलोमीटर तक फैला है वो है भूपर्पटी, और जो दूसरा हिस्सा है वो फिर आवरण आता है। तीसरा हिस्सा होता है केंद्रीय भाग, कोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी का वह भाग जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है, तो पृथ्वी का वो भाग जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है वो है भूपर्पटी। बेसिकली आवरण भी बेसाल्ट चट्टानों से ही बना है। अगर एग्ज़ाम में ए और बी करके ऐसा आए, ए और बी दोनों, तो आप भूपर्पटी और आवरण को टिक करना, और अगर ऑप्शन में ओनली भूपर्पटी आए तो आप ओनली भूपर्पटी को क्लिक करना। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि भूपर्पटी के 2 भाग होते हैं। ठीक है, उन जो पहला पार्ट होता है वो सियोल होता है, दूसरा होता है सीमा। ठीक है, जो सियोल वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे सिलिकॉन और एल्यूमिना बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, और जो सीमा वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी का केंद्रीय भाग किससे बना होता है। ठीक है, जो अपने पृथ्वी का लास्ट वाला आवरण है उसको बोलते हैं अपन कोर, मतलब केंद्रीय भाग। ठीक है, यह बेसिकली बना होता है निकेल व फेरस का। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी ने कहीं ना कहीं पे ज्वालामुखी देखा होगा, तो उस आपको एक बेसिक समझ आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि जब मेग्मा ऊपर की परत की ओर जोर से उठता है और एक गुंबद का रूप में जमा हो जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ज्वालामुखी जो गुंबद जैसे बने होते हैं ना, तो उनको कहते हैं लैकोलिथ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, उनको बोलते हैं लैकोलिथ। आप भी कोई भी जो ट्रिक लगाकर जिस तरीके से आपको समझना होगा उस हिसाब से समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब मेग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं, तो वो होता है लैपोलिथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब मेग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं फैकोलिथ। ठीक है, तीनों थोड़ा मिलते जुलते आंसर हैं, इनको आप ट्रिक से समझ लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिल किसे कहते हैं, सिल। ठीक है, जब मेग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैल जाता है तो इसे सिल कहते हैं। ठीक है, इसकी मोटाई 1 मीटर से 100 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइक क्या है। ठीक है, डाइक जब मेग्मा किसी लंबवत दरारों में जमता है तो यह डाइक कहलाता है। ठीक है, अब अगर आपको डाइक देखना है कि डाइक किस तरीके से होते हैं, तो झारखंड के अपने भारत में झारखंड के सिंह भूमि जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। आप इनको गूगल करके भी देख सकते हैं अगर आपको इसको अंदर से इसको जानना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जब हवा में बाहर उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं सिंडर। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो हर कोई नहीं पढ़ा पाता, इसलिए मैंने ना उन क्वेश्चनों को भी लिया है जो कभी कभी इम्पोर्टेंट नहीं लगते लेकिन कभी कभी किसी सेट में आ जाते हैं, तो मैंने उनको सारे क्वेश्चनों को लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऐसे ज्वालामुखी जिसमें अक्सर उद्गार होता रहता है क्या कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें अक्सर उद्गार होता रहता है उनको कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी जब मैं आपको विश्व मानचित्र के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है, उसमें मैं पढ़ाऊंगी ज्वालामुखी के बारे में, लेकिन अगर अभी सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में बात है तो हाँ, जो इटली में एक एटना है और एक स्ट्रॉम वैली है, ये सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। हाँ, स्ट्रॉम वैली जो ज्वालामुखी है उसको
अपन प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, जैसे क्योंकि वो भूमध्य सागर के पास है ना, तो उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी कहते हैं, तो वो है स्ट्रॉम वैली। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। ठीक है, कुछ ज्वालामुखी के मैं नाम बता देती हूँ जो प्रसुप्त हैं। जैसे एक विसुवियस हो गया जो भूमध्य सागर में है, एक क्राकाटोबा है जो सुंडा जलडमरू मध्य है ना वहाँ पर है, एक फ्यूजियामा है जो जापान में है, और एक मेयन जो फिलीपींस में है। ये सारे प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ऐसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं है, तो वो कौन से ज्वालामुखी कहलाते हैं? ऐसे ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं, है ना। शांत ज्वालामुखी जिसमें इन फ्यूचर भी कोई उद्गार होने की संभावना नहीं है, तो उनको कहते हैं शांत ज्वालामुखी। ठीक है, जैसे ईरान में 2 ज्वालामुखी है, जैसे को सुल्तान देवबंद जो ईरान में है वो भी शांत में आते हैं। एक म्यांमार में है पोपा ज्वालामुखी, वो भी शांत में आता है। और अपने अफ्रीका में किलिमंजारो, ये भी शांत ज्वालामुखी में है। और एक दक्षिण अमेरिका में भी है चिम्बराजो, वो भी शांत ज्वालामुखी में है। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन है, हाँ एक नोट है इसमें कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, अपने भारत में भी ज्वालामुखी है, वो अपने अंडमान निकोबार आइलैंड पर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ज्वालामुखी में उद्गार के समय दरारें व सुराखों से जो जल तथा वाष्प अधिक ऊंचाई तक निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गैसर कहते हैं। ठीक है, हाँ। जैसे एक जो यूएसए का येलोस्टोन पार्क है ना, वहाँ पर एक ओल्ड फेथफुल गैसर है, कभी आपको गूगल करना हो तो कर लेना, वो भी ये गैसर का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले। और हाँ, इसमें जो नोट है उनको भी आप पढ़ते हुए जाना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ शास्त्र की शाखा का जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? ठीक है, तो उसको कहते हैं सिस्मोलॉजी। कंफ्यूज मत होना, एग्जामिनर कुछ भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें वो सिस्मोग्राफ दे दे तो आप कंफ्यूज मत होना, सिस्मोलॉजी पर लगाना। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के दौरान पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचने वाली कौन सी तरंगें होती हैं? ठीक है, तो एक बेसिक चीज़ याद करना कि जब भी पृथ्वी पर भूकंप आता है तो उसमें 3 तरह के कंपन होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्राथमिक और पी तरंग, मतलब 3 तरह के कंपन होते हैं जो तरंगें करवाती हैं या करती हैं। पहली है प्राथमिक अथवा पी तरंगें, दूसरी होती है द्वितीय व एस तरंगें, और तीसरी होती है सतही व एल तरंगें। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के दौरान पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचने वाली कौन सी तरंगें होती हैं? वो हैं प्राथमिक अथवा पी तरंगें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगें भी कहती हैं जो केवल ठोस माध्यम से गुजरती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है इसमें। तो ये है द्वितीय अथवा एस तरंगें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सतही अथवा एल तरंगें किस प्रकार की होती हैं? तो यह तरंगें मुख्यतः धरातल तक सीमित रहती हैं, इसलिए इनको धरातलीय अथवा लंबी तरंगें भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज एच.डी. लव ने की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता किससे मापी जाती है? ठीक है, तो भूकंप की जो तरंगों की तीव्रता है कि मतलब कितने रिक्टर का भूकंप आया है, उसकी माप किससे की जाती है? सिस्मोग्राफ से। ठीक है, सिस्मोग्राफ, इसके 3 स्केल होते हैं। ठीक है, पहला स्केल है रोसीफेरल स्केल, दूसरा है मर्केली और तीसरा रिक्टर। आपने सुना होगा रिक्टर स्केल के बारे में, रिक्टर स्केल बहुत ही फेमस है। ठीक है, इसकी खोज चार्ल्स रिक्टर ने की थी जो अमेरिका के थे, और इसकी खोज 1935 में की थी। ठीक है, इसमें एक पाठ्यक्रम होता है रिक्टर स्केल में जो 1 से 9 तक होता है। कभी कभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि नेपाल में 6.2 का रिक्टर स्केल का भूकंप आया, तो स्केल इसी रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता
या ऊर्जा मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया था? तो किसने किया था? चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे पहुंच जाता है का अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं, ऐसे पर्वत क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पर्वत कहलाते हैं ब्लॉक पर्वत, है ना, ब्लॉक माउंटेन कहलाते हैं। जो अपने पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज है ये भी ब्लॉक माउंटेन में आती है। ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और हाँ, एक चीज़ और, जो बीच का वो धसा हुआ भाग है उसको रिफ्ट घाटी बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ऐसे पर्वत जो चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पर्वत कहलाते हैं अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल में हम विंध्याचल और सतपुड़ा के पर्वत भी देख सकते हैं, नीलगिरी पारसनाथ की पहाड़ियाँ भी देख सकते हैं, और राजमहल की पहाड़ियाँ भी अवशिष्ट पर्वत में आती हैं। ठीक है, और अगर अपन विदेश का देखें तो सियरा जो स्पेन में है वो भी अवशिष्ट पर्वत में आते हैं। गैसा एवं बूटे जो अमेरिका में है वो भी अवशिष्ट पर्वत में आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत क्या कहलाता है? तो ऐसे पर्वत क्या कहलाते हैं? ऐसे पर्वत संचित पर्वत कहलाते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में देखा होगा आपने, जो बालू के वो बन जाते हैं ना स्तूप, वो संचित पर्वत के एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है, ऐसे पर्वत, अगले क्वेश्चन पर है, ऐसे पर्वत जो धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं और लहरदार होते क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो ऐसे पर्वत कहलाते हैं वलित पर्वत। ठीक है, वलित पर्वत में हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज, ये कुछ कुछ पर्वतों के आपने नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन जब हम विश्व का पढ़ेंगे तब इनके बारे में अवगत करेंगे अपन एक दूसरे को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले। तो अगला क्वेश्चन है, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले पृष्ठ के समतल भाग को क्या कहते हैं? तो ऐसे भाग कहलाते हैं मैदान। ठीक है, हाँ, अगले पे चले। अगले क्वेश्चन देखें, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के पार्टिकल से निर्मित मैदान का नाम क्या है? तो ऐसे मैदान कहलाते हैं लोएस मैदान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन है, चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कास्ट मैदान। ठीक है, ये कुछ मैदान है, इनको मैंने ले लिया है, इन फ्यूचर आने की संभावना भी है इनके बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये इस प्रकार के वन ना विषुवतीय रेखीय प्रदेशों में और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और हाँ, यहाँ की जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ों की वो चौड़ी होती हैं। ठीक है, और एक चीज़ और नोट करना, जो एनाकोंडा है, जो सबसे बड़ा सांप है, वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय अर्धपतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ऐसे वन जहाँ पर 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर ऐसे वन पाए जाते हैं। ठीक है, सागौन, साल, बांस इसी वन में पाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, टेंगा वन में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो टेंगा वन यह एक सदाबहार वन है और इन वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टुंड्रा वन किस प्रकार के होते हैं? तो टुंड्रा ये जो वन इस प्रकार के वन है ना, ये बर्फ से ढके रहते हैं। ठीक है, और गर्मी के मौसम में यहाँ पर मॉस और लाइकेन, ठीक है, उगते हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, और जो अगला वीडियो होगा उसमें आगे और ज्योग्राफी का चैप्टर ये टॉपिक्स कवर करूँगी। ठीक है बच्चों, ये अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया है, उस पर आप क्लिक करके देख लेना। ठीक है बच्चों।